शहजाद साहब, सरमायाकारी सहूलत काउंसिल को अभी बमुश्किल 1 साल ही हो रहा है, लेकिन रियासत को की तरफ से भरपूर मुआवनत के बावजूद ताहाल जो मतलूबा सरमायाकारी है जिसकी बाज़गश या गुफ्तगू होती रही वो उस तरह तो नजर नहीं आ रही है। लेकिन क्या ये तस्लीम करना होगा, जब भी ऊपर भी बात हो रही कि माशी पॉलिसीज की कामयाबी जो है वो सियासी इस्तेहकाम के साथ हर हाल मशरूत है, अलहदा अलहदा नहीं लेके चला जा सकता है। सियासी इस्तेहकाम से ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि मुआशी समझ कितनी है इस गवर्नमेंट के अंदर, माहिरीन कितने हैं, जो फैसला साज हैं वो कितनी मईशत को समझते हैं, और अगर नहीं समझते तो फिर वो मुआशी फैसले नहीं हो पाएंगे जो कि हम करना चाहते हैं। दूसरी बात, फैसला साजी की कुव्वत कितनी है उन लोगों के पास जो कि इस वक्त कतार धता है, इन जगहों पे बैठे हैं जहां पर कि उन्होंने फैसले करने हैं, और अगर उनके पास वो कुव्वत नहीं है, इख्तियार नहीं है, या कुव्वत नहीं है, या समझ नहीं है, तो फिर इस वजह से आपके मईशत जो है वो सही डगर पे चलती नहीं है। लेकिन आपका सियासी इस्तेहकाम मईशत से, बेशक मईशत उससे जुड़ी हुई है किसी हद तक, लेकिन जहां पे ज्यादा जरूरी है सियासी इस्तेहकाम वो 2 चीजों पे है। पहली बात, आप दुनिया को एक नॉर्मल मुल्क नजर आए, सियासी इस्तेहकाम होगा तो दुनिया को नॉर्मल मुल्क नजर आएंगे। नंबर 2, फिर सरमायाकारी भी आएगी। अगर आप नॉर्मल मुल्क होंगे तो ये 25 करोड़ अवाम की जो मार्केट है किसी ना किसी हद तक, जहां पर एक पोटेंशियल है एक मिडिल क्लास इनकम का, वहां पर इस किस्म की इनकम जो है इससे मार्केट जनरेट हो सकती है। हम उस जगह तक पहुंच नहीं पा रहे। माफ कीजिएगा। दूसरी बात, ये जो ज़ाहिर साहब ने जिक्र किया ना कि ये मनी सप्लाई, यानी ये जो आपके यहाँ जो पैसा छापा जाता है, नोट छापा जाता है, और नोट छाप के वो जो खसारा है उसको पूरा किया जाता है। क्या हमें समझ आती है कि जब हमारी महंगाई मुल्क के अंदर 38% थी तो उस वक्त भी हमारा जो शरह सूद था वो 22% था, और आज जबकि 25% हो गई है फिर भी 22% है। तो ये 22% क्यों है? सिर्फ इसलिए 22% हमने रखा हुआ है शरह सूद बैंकों के अंदर और स्टेट बैंक की तरफ से कि जितना पैसा हम छाप रहे हैं उससे इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ता जा रहा है, यानी ज्यादा महंगाई होती जा रही है। उसको काबू करने के लिए, ताकि लोगों के पास ये 22% का एक फिगर है, ये एक इकोनॉमिक स्टेप होता है कि उसको इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का, लेकिन सिर्फ एक स्टेप नहीं है, सप्लाई को भी बढ़ाना पड़ता है। तो वहां पर हम मार खा जाते हैं। हमारे यहाँ नमू नहीं है, शरह नमू बहुत ही लो है हमारे यहाँ, कोई हम पैदावार नहीं ज्यादा बढ़ा रहे किसी भी चीज की, इंडस्ट्रियल तो बिल्कुल भी नहीं है, नौकरियां पैदा नहीं कर रहे। तो जब ये चीजें नहीं होंगी तो ये जो 22% है ये खा जाता है लोगों को। आज आपको कर्जों का हुजम अगर कम करना है तो इस 22% के जो इंटरेस्ट रेट है, जो आपका शरह सूद है, इसको कम करना पड़ेगा। ये स्टेट बैंक को जरूर ये फैसला करना पड़ेगा, ये बहादुरी का फैसला है। तीसरी बात, आपकी आमदन क्यों इतनी कम है? इसलिए सिर्फ एक फिगर देख लीजिए, सबको पता है, इनकम टैक्स नहीं लिया जाता, ये सब पता है। 25 एकड़ से जायद जो जमीन होल्ड करते हैं पाकिस्तान में लोग, 25 एकड़ से जायद वाले, उनकी टोटल माली इनकम जो है वो 4000 अरब सालाना है। 4 खरब। हमारा अगला बजट पूरे पाकिस्तान का 18 खरब है, यानी 25%, 25 एकड़ से ज्यादा वाले लोग जो है सिर्फ उनके हिस्से में वो आमदन आती है और टैक्स 0 है उनके ऊपर। तो ये मसाला, IMF हमें कोई बहुत बुरा नहीं कहता, वो कहता है अपने अखराजात कम करो। जब खसारों की बात करता है कहता है अखराजात कम करो। अखराजात हम कम नहीं करते, हम मांग तांग के अपना कहते हैं कि हमारी ये अशियां वैसे के वैसे जारी है। एक फैक्टर है IMF का जो कि हमें एज अ नेशन बॉदर कर सकता है या करना चाहिए, और शायद नहीं भी करना चाहिए, वो है चीन के साथ जो हमारे ये जो मामलात हैं, हमें शायद करना भी नहीं चाहिए। हमें चीन के मामलात को भी कोई ये नहीं कि मनवान उसको कबूल कर लें, हम उसको स्टडी करें, देखें शरह सूद कहाँ पे कितनी लग रही है, उसके क्या है कंडीशंस क्या है जिसके अंदर से हमें मिल रहा है ये सारे का सारा, चाहे वो कर्ज मिलता है चाहे वो प्रोजेक्ट मनी होती है। इन चीजों को, ये अंधाधुंध चीन से भी हमें चीजें इंपोर्ट ला के, बिजली का मामला हमारे सामने हमने जो किया, 21 अरब डॉलर के वहां पे हमने मंगवा के हमने बिजली के घर लगा लिए, और अभी समझ नहीं आ रही कि उसका करें क्या। तो ये वो तमाम चीजें, ये IMF आपको ये चीजें बताता है। IMF खुदा न खास्ता गाली नहीं है, IMF अकल देता है उन लोगों को जो बेअकल होते हैं। सही हो गया। अब सार साहब, महंगाई ने पाकिस्तान का क्लास स्ट्रक्चर ही बदल दिया। अपर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास में लोअर मिडिल क्लास तो बिल्कुल ही समझे गायब ही होगी, गरीब हो गई। तो ये IMF की शराइत वाला बजट, जैसा उन्होंने कह दिया है कि पहले हम बजट देखेंगे, अलाइंड बजट हो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, जो कुछ आपको दरकार है, ये मजीद अफराद को गुर्बत की लकीर से नीचे भेज देगा? अभी तो कैसे भेजेगा? IMF तो अकल देने आया, हमें अकल देता है। दुनिया एक मिसालों से भरी पड़ी है जहां IMF ने अकल दी लोगों को, गरीब ममालिक को, तीसरी दुनिया के ममालिक को, और वो ममालिक जिन्होंने अकल नहीं तरक्की ली की शाहराहों पे दौड़ते भागते
दौड़ते भागते वो सुपर पावर बन गए, वो दुनिया के ममालिक जिनको IMF ने अकल दी। किताबें भरी पड़ी हैं लाइब्रेरियों में, अकल नहीं आई IMF ये भी तो बोलो की ना अकल साहब। पे नहीं। अमेरिका, चाइना, इंडिया, रशिया, तमाम वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोपियन ममालिक जितने भी हैं, डेवलप्ड कंट्रीज जितने भी हैं, कौन है IMF पे? सब IMF को अपने करीब भी नहीं फटकने देते। ये एक एक्सप्लॉयटेटिव निज़ाम बनाया गया ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूट का 40s और 50s में तीसरी दुनिया के ममालिक को हमेशा अपने अंगूठे के नीचे रखने के लिए। मैं नहीं मानता इसको। अब मतलब मैं समझता हूं जब पाकिस्तान ने IMF की लानत से छुटकारा हासिल किया तो शायद लोगों को सुकून आया थोड़ा बहुत, वरना नहीं आया। वरना हमें मुसलसल, मुझे बताएं, फिर मैं सवाल आपका कुछ था, बात कहीं और चली गई है। मुझे भी तो बोलने का हक है ना वैसे तो, लेकिन मुझे सिर्फ ये बताएं 40 साल तो आपकी और मेरी जिंदगी में, ये 50 साल का आपने कहा सरमायाकारी, ये 40 साल अमरीकी पिट्ठू बन के हम जंगे लड़ते रहे अफगानिस्तान में। क्यों नहीं आई सरमायाकारी हमारे यहाँ? क्यों हम पे कर्ज का बोझ बढ़ क्यों गया? हम जंगे करते हैं लोगों के कहने पे, मिला क्या? कर्ज, ये कर्ज जो हम पे IMF और वर्ल्ड बैंक के गुलाम बने हुए हैं पिछले 76 साल से। कोई हुकूमत तो ऐसी होती हमारे मुल्क में, कोई दौर तो ऐसे होता जब IMF की दी हुई दवाइयों से हमारा इलाज हो चुका होता। नहीं होता, नहीं होगा। IMF की दवाई से इलाज कभी नहीं होगा। तो सर फिर क्या कोई काबिल अमल माशी प्लान है हुकूमत के पास? वही हुकूमत, अब आपका सवाल मुझे बड़ा दिलचस्प लगा, जिसमें आपने कहा कि रियासत की भरपूर मावनत, क्या हुकूमत के पास काबिल अमल मुआशी प्लान है? ये रियासत क्या है और मुआवनत क्या होती है? जिसको आप रियासत कहती हैं और जिसको मैं समझा हूं, जिसको आप रियासत कह रही है, वो रियासत तो नहीं है। रियासत के तो 3 पिलर्स होते हैं। ये अगर जिसको आप रियासत की तरफ इशारा कर रही हैं, अगर वो मुआवनत, ये मुआवनत तो नहीं है, लीड कर रही है, वो बताए ना क्या हल है? हुकूमत के पास कौन सा काबिल अमल मुआशी? ये रियासत के पास बहुत सारे काबिल अमल मुआशी प्लान अलमारियों में सजे पड़े हैं। जब दिल करता है कोई नया निकाल के, साथ उसके नया वजीर, ऐसा चमकता नया वजीर निकलता है उस नए मुआशी प्लान के साथ कि हम सब, आप और मैं, पीछे लग जाते हैं। लेकिन पता चलता है घूम के पहुंचे हैं लायलपुर के घंटा घर पे, चाहे वो यूब खान का दौर हो, चाहे आज का दौर हो। हम उस घंटा घर पे पहुंचते हैं नए मुआशी प्लान और नए वजीर खजाना के साथ। मोहम्मद शुएब, अमेरिकी एजेंट, अयूब खान का वजीर खजाना था, तब से लेके आज तक। इससे ज्यादा मैं ना ही बोलूं। क्या ही बात है, ना ही बोलने। अगर हम आज भी 70 के प्लान के मुताबिक चल रहे हैं 2024 में, अल्लाह खैर करे। अगरचे सियासी इख्तिलाफात जमहूरी अमल का हिस्सा है, लेकिन इस तरह के इख्तिलाफात को तशद्दुद में तब्दील करने का कोई जवाज नहीं हो सकता। बदकिस्मती से पाकिस्तान सियासी तशद्दुद से मुकम्मल तौर पर कभी भी महफूज नहीं रहा, मगर ऐसे मनफी रुझानात में पिछले कुछ सालों के दौरान मजीद इजाफा हुआ है। समाजी और मरकजी धारे के मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल मुखालिफिन की हौसला शिकनी और मनफी प्रोपेगंडे को फ़रोग़ देने के लिए किया गया। मंगल को PTI के सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन पर हमला अदम बर्दाश्त के इस नागवार माहौल से जुड़ा वाक़या दिखाई देता है। रऊफ हसन पर एक TV चैनल के बाहर पार्किंग में हमला किया गया। वाक़े की CCTV फुटेज परेशान कुन है और पुलिस का कहना है कि उन पर ब्लेड से हमला किया गया। PTI के हामी सोशल मीडिया के जरिए इस वाक़े पर साजिशी मफरूजात भी फैला रहे हैं। तहकीकात शुरू होने के बावजूद PTI तहकीकात की शफाफियत से गैर मुतमईन नजर आती है। इन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाए और कसूरवारों को सजा मिलनी चाहिए। सियासतदानों समेत किसी भी शहरी पर इस तरह के पुरस्रार हमले, गुमशुदगियाँ और तशद्दुद यकीनन काबिल मज़म्मत है। मुखालिफिन को निशाना बनाए जाने पर तालियां बजाने के बजाय ऐसे वाक़यात के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। अफसोस की बात है कि PTI ने खास तौर पर सोशल मीडिया के जरिए इस जहर को फैलाने में बड़ा हिस्सा डाला है। मजीद बिगाड़ को रोकने और सियासत में तहजीब का एहसास बहाल करने के लिए तमाम ही सियासी जमातों को, खाह वो इख्तिदार में हो या अपोजिशन में, जहरीले बयानिए से परहेज करना चाहिए। सिर्फ अपने मुखालिफिन की पॉलिसीज़ को तनकीद का निशाना बनाना चाहिए, ना कि उन पर और उनके ख़ानदान पर ज़ाती नौयत के हमले करने चाहिए।